हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं राहुल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। आज प्राचीन भारतीय इतिहास का एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेकर आए हैं हम आपके लिए, 16 महाजनपद। जैसा कि आपको पता है कि जब वैदिक सभ्यता का अंत हुआ, वैदिक सभ्यता जो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर 600 ईसा पूर्व तक रही, जिसमें पहले ऋग वैदिक काल आया, फिर उत्तर वैदिक काल आया। उत्तर वैदिक काल में जैसे ही लोहे का आविष्कार हुआ 600 ईसा पूर्व के आसपास, तो पूरा जो है ना समाज, मतलब पूरा साम्राज्य, पूरा हिंदुस्तान जो है वो 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया, 16 जनपदों में विभाजित हो गया। और इसलिए इसको कहा गया है 16 महाजनपद। और इसमें आपको पता होना चाहिए कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध महाजनपद था, जिसमें सबसे पहले वंश की बात करें तो वैसे तो बृहदत्त वंश था, बट मुख्य रूप से जिसने इस वंश को आगे बढ़ाया, इस साम्राज्य को, मगध साम्राज्य को आगे बढ़ाया, वो है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार के बाद उनका बेटा अजातशत्रु आया, और अजातशत्रु के बाद जो है उनका बेटा उदयन आया। बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु की हत्या उदयन ने कर दी। ठीक है, तो ये पितृहंसा वंश के नाम से फेमस हो गया हर्यक वंश। तो बात करेंगे आज 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद में जो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो हम आपके लिए लेकर आए, वो मात्र 28 महत्वपूर्ण सवाल है। कहिएगा सर सिर्फ 28 सवाल? बस आप 28 सवाल पढ़ के जाइए। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ये सारा, इतना आप पढ़ लीजिए, आपको 16 महाजनपद से परीक्षा में सवाल नहीं छूटेगा। सिंपल याद रखिएगा कि ये जो 16 महाजनपद है ये कब स्टार्ट हुआ, तो कहेंगे सर वैदिक सभ्यता के बाद, जब लोहे का आविष्कार हुआ 600 ईसा पूर्व में, तो पूरा हिंदुस्तान जो है, पूरा भारत जो है वो 16 महाजनपदों में विभाजित हो गया, जिसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध महाजनपद था, जो अभी पाटलिपुत्र पटना में है, मतलब पटना वाला क्षेत्र में, गंगा और सोन नदी के बीच जो है ये स्थित था। तो आज हम 16 महाजनपदों से रिलेटेड 28 महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, और बस इतना ही पढ़कर जाइए ना परीक्षा में, 28 सवाल करिए, आपसे 16 महाजनपदों में इससे ज्यादा सवाल एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो देखिएगा, पहला सवाल जो आपसे प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो कहिएगा सर बौद्ध ग्रंथ जो है, देखिए अंगुत्तर निकाय है, मुज्जिम निकाय है, खुद्दक निकाय है, दीर्घ निकाय है, ये चर्चित सवाल है भाई। अंगुत्तर निकाय, इसमें अंगुत्तर निकाय में कह रहे निम्नलिखित में किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, तो कहेंगे अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद, तो क्या आंसर देंगे? कहेंगे सर सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो कौन सा? मगध महाजनपद था। कौन सा? मगध महाजनपद। और इस पर सबसे पहले किस वंश का शासन था? बृहदत्त वंश का। बट इसका कोई लिखित ठीक रूप से प्रमाण नहीं है, इसलिए बृहदत्त को ये लोग जो है मान्यता नहीं देते हैं, बृहदत्त वंश। ठीक है ना, कौन सा वंश? बृहदत्त वंश। लेकिन मुख्य रूप से जिसने इस साम्राज्य को आगे बढ़ाया वो है हर्यक वंश, और हर्यक वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो हर्यक वंश में याद रखिएगा कि हर्यक वंश में पहले आया बिंबिसार। बिंदुसार मत लिखिएगा, वो तो मौर्य वंश में चला जाएगा। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। कौन था भाई? अजातशत्रु। और अजातशत्रु का बेटा था उदयन। कौन था भाई? उदयन था। तो याद रखिएगा कि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दी। इसलिए इस वंश को हर्यक वंश का एक और नाम हो गया, वो हो गया पितृहंसा वंश। ठीक है, पितृहंसा वंश। ठीक है, पितृहंसा या पितृहंस वंश ऐसे कहा जाता है, मतलब पिता की हत्या करना। ठीक है, पितृहंता वंश ऐसे कुछ बोला जाता है। पितृहंता, हंसा नहीं, पितृहंता। ठीक है, पितृहंता मतलब पिता की हत्या करने वाला वंश। सोचिए, बाप का हत्या बेटा कर दिया, और इसका फिर से बाप का हत्या, मतलब अजातशत्रु के पिता बिंबिसार थे, उसकी हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी। किस लिए? गद्दी के लिए। और गद्दी के लिए उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद हर्यक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश में, ठीक है, दो फेमस शासक थे जिसने इनकी स्थापना की, शिशुनाग और कालाशोक। शिशुनाग वंश के बाद आया नंद वंश। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद, और बहुत ही योग्य शासक थे। और उसके बाद आए घनानंद, सबसे बकलोल शासक, क्रूर शासक,
मतलब लालची शासक, और नंद वंश के बाद आया मौर्य वंश। ठीक है, मेन रूप से यही 4 वंश ने कहा मगध साम्राज्य पर अपना शासन जमाया। पहला हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। मौर्य वंश में ही आएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ठीक है, अशोक, सम्राट अशोक जो था बिंदुसार, सम्राट अशोक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे, पोते, बिंदुसार का बेटा था। बिंबिसार नहीं, बिंबिसार तो आएगा हर्यक वंश में, बिंदुसार आएगा मौर्य वंश में। तो फिलहाल निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया जाता है? अंगुतर निकाय में। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ? मतलब सीधे जैसे अभी जो हमने बोला ना कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद यही था। कौन सा? मगध महाजनपद। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था भाई? मगध महाजनपद। लेकिन आपसे सवाल ये नहीं पूछा कि कौन सबसे शक्तिशाली, वो तो आप जान ही रहे हो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद था। आपसे जो सवाल पूछा गया है कि मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट, ये जो मगध महाजनपद था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में, मतलब 600 ईसा पूर्व के आसपास। लेकिन अगर एक एग्जैक्ट टाइम बोले, ठीक है, तो 544 बीसी में, 544 ईसा पूर्व में कौन से वंश की स्थापना हुई थी? हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। कौन से वंश की स्थापना हुई थी? हर्यक वंश की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? बिंबिसार के द्वारा। ठीक है, एकदम सिंपल समझे कि भाई प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कृष्ट किस शताब्दी में हुआ था? तो 544 यानी 6ठी शताब्दी, 600 से 500 के बीच में। तो ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में। ठीक है, और डेट की बात करें तो अप्रोक्स आपका डेट आ जाएगा 544 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, कौन से महाजनपद का उदय हुआ था? मगध महाजनपद। कौन सा वंश? हर्यक वंश। किसने स्थापित किया था? हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। बिंदुसार मत लिखिएगा, बिंदुसार मौर्य में आ जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार। ठीक है, और बिंबिसार हर्यक वंश के फाउंडर हैं, मगध साम्राज्य के संस्थापक। चलिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा कि लिच्छवियों के द्वारा। किसके द्वारा भाई? लिच्छवियों के द्वारा। कहां? वैशाली में। गणतंत्र, गणतंत्र मतलब समझ रहे हैं, जहां जनता का शासन हो, समझ रहे हैं ना, राजतंत्र नहीं, गणतंत्र। ठीक है, तो सवाल बहुत बढ़िया है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा। मौर्य नहीं कर पाए, नंद नहीं किया, गुप्त नहीं किया किन्होंने? लिच्छवी शासकों के द्वारा किया गया था। बड़ा ही बेहतरीन सवाल है ये आपके लिए। मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी जो है आरंभ में, पहले तो देखो, पहले कहां थी भाई? पहले राजगृह थी। ठीक है ना, पहले राजगृह ही थी। लेकिन जब उदयन आया, राजगृह किसके किसके शासनकाल में था? एक बिंबिसार के शासनकाल में, ठीक है ना, एक बिंबिसार के शासनकाल में और अजातशत्रु के शासनकाल में। लेकिन जब उदयन आया, ठीक है ना, तो राजधानी अजातशत्रु ही पटना लेकर चला गया था। शुरू में राजगिरी, उसके बाद पटना, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो खैर इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप समझिए कि मगध की जो राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो कहेंगे सर गिरिब्रज, और इसी को राजगृह कहा जाता है। और इसको हम एकदम क्लियर एक लाइन में बोले तो बिहार आइएगा ना, तो इसी का नाम बदल दिया गया है। अब बिहार में ये कौन सी जगह है? राजगीर। सोचिए, बिहार का ऐतिहासिक महत्व समझिए। जो बच्चे बिहार से रहते हैं, भारत में सबसे, जब 16 महाजनपदों का उदय हुआ तो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो मगध महाजनपद था, जिसको हम लोग अभी पटना कहते हैं, पाटलिपुत्र। और मगध महाजनपद की राजधानी जो थी वो राजगिरी थी, गिरिब्रज था। और यही राजगिरी जो है अभी राजगीर है, जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। और अभी भी ये पर्यटक स्थल है बिहार का एक बहुत बढ़िया। बिहार आए और राजगीर नहीं घूमे तो कुछ नहीं घूमे। सिंपल समझे? तो यही राजगिरी, तो सोचिए इसका ऐतिहासिक महत्व कितना था भाई। राजगिरी 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे, जिन्होंने अपनी राजधानी गिरिब्रज बनाई, जिसका नाम बदलकर राजगिरी किया गया। और वर्तमान में 2026 में इसका नाम क्या है? अभी फिलहाल हम इसको राजगीर के नाम से जानते हैं। कभी भी बिहार आइए तो राजगीर जरूर घूमिए। ठीक है, बहुत अच्छा जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। तो मगध की राजधानी, सोचिए 16 महाजनपद में भी बिहार का इतिहास है। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं।
चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? नहीं, हम लोग कहते कलिंग राजा खारवेल, कलिंग राजा खारवेल। कलिंग पर आक्रमण जब किया गया था तो वो जो वहां के जो राजा थे वो खारवेल थे, ठीक है ना। तो ये जो कलिंग के राजा थे, कलिंग कहेंगे सर ये वही महाजनपद है, ये वही जनपद है जिस पर सम्राट अशोक के द्वारा कभी भी विजय प्राप्त नहीं किया गया, और कलिंग आक्रमण के ही समय भद्रबाहु के द्वारा इनका हृदय परिवर्तन करा दिया गया। समझ रहे हैं ना, मतलब कलिंग आक्रमण के समय जब सम्राट अशोक कौन? अरे भाई चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंबिसार नहीं बोल रहे हैं, मैं बिंदुसार कह रहा हूं। देखिए मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे ना तो सबसे पहले फाउंडर कहलाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य। ये वही चंद्रगुप्त मौर्य है जिनको चाणक्य के द्वारा शिक्षा दी गई थी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। ये इतना योग्य शासक नहीं था, इसने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। और बिंदुसार का बेटा आया अशोक। कभी कभी इतिहास में पता है क्या बोलता है कि वह कौन सा शासक था जो एक पिता का पुत्र और पुत्र का पिता बनकर रह गया? बिंदुसार। नहीं होता है कि एकागो पीढ़ी बकलोल निकल जाता है तो कहता है कि भाई इसका पिताजी अच्छा था, इसका बेटा भी बढ़िया, ये बकलोल निकल गया। वही हुआ कि बिंदुसार के बारे में इतिहास में कहा जाता है कि बिंदुसार एक पिता का पुत्र बनकर और एक पुत्र का पिता बनकर ही रह गया। पिता का पुत्र, इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य, नाम तो सुना ही होगा। इसका बेटा सम्राट अशोक, नाम तो सुना होगा। ये बकलोल का कुछ नाम नहीं है, थोड़ा बहुत, मतलब अब भाई थोड़ा बहुत बहती गंगा में तो हाथ कोई भी धो लेगा, लेकिन एक्चुअल में इसने अपने साम्राज्य का विस्तार में कुछ ऐसा खास काम नहीं किया। तो बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि यह एक योग्य पिता का पुत्र और एक योग्य पुत्र का पिता बनकर ही रह गया। समझ रहे ना। तो अशोक के बारे में कहा गया था, अशोक ने कहा था हम विश्व विजेता बनेंगे। और जब कलिंग पर इसने आक्रमण कर दिया, कलिंग की राजधानी तोसली पर जब इसने आक्रमण कर दिया, कलिंग पर आक्रमण अशोक ने किया था 261 बीसी, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर सम्राट अशोक के द्वारा आक्रमण किया गया। समझ रहे हैं ना। तो कलिंग आक्रमण के समय जब इसने देखा कि बाप रे बाप इतना लाखों लाख बच्चा, आदमी, बूढ़ा सब मारा गया है, तो वहां पर इसका हृदय परिवर्तन हो गया। और हृदय परिवर्तन हो गया तो इसने क्या किया, शस्त्र को त्याग दिया, और वहीं पर हृदय परिवर्तन होते के साथ इन्होंने क्या कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने किस युद्ध के समय शस्त्र त्याग दिया और बौद्ध धर्म, मतलब समझिएगा कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ? कलिंग आक्रमण के समय। कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में, 261 बीसी में। तो सवाल कह रहा है चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? कलिंग, ठीक है। कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। कलिंग क्यों फेमस है? कहेंगे वो एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिस पर सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग को कभी नहीं जीत पाया। कलिंग को जीतने वाला एकमात्र शासक थे नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद। आगे हम पढ़ेंगे इस कलिंग पर आक्रमण करने वाला, कलिंग को जीतने वाला पहला सम्राट महापद्मनंद, नंद वंश के। घनानंद तो उसका बेटा था, वो तो बकलोल था, उससे कुछ नहीं था, ठीक है। महापद्मनंद एक योग्य शासक था भाई, ठीक है। तो प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है ये आपके सामने। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा, लीजिए वही तो हो रहा है भाई। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार, ठीक है ना। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु का बेटा था उदयन, ठीक है। उदयन, ठीक है, जिसने पाटलीग्राम की स्थापना की। अब देखिएगा कि भाई बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, ये बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दी, और अजातशत्रु की हत्या, देखिए बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर ली, ठीक है। इसलिए इसको पितृहंसा या पितृहंता वंश कहा जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यरोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, और स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा, उदयन के द्वारा ये मारा गया अजातशत्रु। तो वो आंसर कौन होगा भाई? उदयन होगा, ठीक है ना, सॉरी अजातशत्रु होगा। अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक, ठीक है। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक। क्या था माय डियर? कहेंगे सर अजातशत्रु का उपनाम था कुणिक। उदयन के द्वारा पाटलीग्राम की स्थापना की गई, ठीक है। बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई। सब अपने आप में योग्य शासक था, लेकिन कुछ कुछ बकलोल भी थे, नो डाउट। चलिए
मगध का कौन सा सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से, हाँ अब देखिए आया भाई, मगध साम्राज्य का एकमात्र ऐसा सम्राट जो अपने आप को परशुराम कहता था। भाई हम परशुराम की बात ही, और वो सच में एक योग्य शासक था। वो जहां जाता था सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आता था, और उसी ने कलिंग को भी जीता था। और नाम है भाई महापद्मनंद। महापद्मनंद ने नंद वंश की स्थापना की। अब महापद्मनंद के बाद अगला शासक घनानंद आया था, जो एक अयोग्य, बकलोल, लालची, फालतू शासक था। और उसी घनानंद ने चाणक्य, कौटिल्य को अपनी भरी सभा में भगा दिया था, जब कौटिल्य संदेश लेकर आए थे कि भाई सिकंदर आ रहा है मगध साम्राज्य पर आक्रमण करने के लिए। और उस समय जो है फुल ऑर्केस्ट्रा चला के घनानंद एकदम डीजे पर डांस कर रहा था, ठीक है ना, एकदम फुल ऑर्केस्ट्रा चला के। अब भरी सभा में घुस गए कौटिल्य, चाणक्य, ठीक है, तक्षशिला के वो गुरु थे, वहां पर ज्ञान बच्चों को पढ़ाते थे। तो जब उनको न्यूज मिला कि भाई सिकंदर, ठीक है ना, अपनी एक बहुत बड़ी 2.5-3 लाख की सेना लेकर मगध पर हमला करने के लिए आ रही है, तो घनानंद ने उनको भरे दरबार से भगा दिया। बोला भगा, सब बकलोल अकलोल कहाँ से आ गया। और उस समय एकदम फुल ऑर्केस्ट्रा पर नाच रहा था घनानंद, अपने डीजे बजा के एकदम, ठीक है, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दो, ठीक है। और बाद में ये महापद्मनंद का अगला पीढ़ी था, समझ रहे हैं ना। तो कह रहा है मगध का कौन सा सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, महापद्मनंद। नाम तो सुना होगा आपने, महापद्मनंद। ये महापद्मनंद ने कौन से वंश की स्थापना की, नंद वंश की स्थापना की। नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, घनानंद। घनानंद को किसने मारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त ने मारकर उसको कौन सा वंश बना दिया, मौर्य वंश। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, बिंदुसार। बिंदुसार के बाद कौन आया, अशोक, ठीक है। अशोक महान के नाम से जाना गया भाई, ठीक है। द्वितीय सिकंदर, नाम तो सुना ही होगा। चलिए, शिशुनाग वंश का यह शासक जिसने शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। याद करिए, हमने एक ट्रिक बताया होगा, राजा महाराजा आए, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आशिक, कुंवर जी कंगाल है। सुना होगा जरूर आपने हमारे मुंह से कभी। ये 4 बौद्ध संगीति, जब गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, ठीक है, तो लोगों को ऐसा लगा कि कहीं बौद्ध धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में ना टूट जाए, बौद्ध धर्म का विघटन ना हो जाए, बौद्ध धर्म का अस्तित्व ना खत्म हो जाए। इसलिए सभी बौद्ध मतावलंबियों ने या बौद्ध भिक्षुओं ने कहा कि नहीं, अब हमें बौद्ध संगीति करानी चाहिए। संगीति सम्मेलन, मीटिंग जिसको कहते हैं। इसलिए पहली बौद्ध संगीति कराई गई 483 ईसा पूर्व में राजगृह में, ठीक है। देखिए, हमने एक ट्रिक बताया, राजा महाराजा आए, ठीक है, अजातशत्रु के शासनकाल में 413, यही अजातशत्रु है जो हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, इसी के शासनकाल में पहली बार प्रथम बौद्ध संगीति हुई। तो आज राजा महाराजा आए। द्वितीय क्या कह रहा है, शिशुनाग वंश का यह शासक जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति। तो पहली बौद्ध संगीति राजा महाराजा आए, द्वितीय वैश्या सबका काल है, वैश्या सबका काल है। ये द्वितीय बौद्ध संगीति 383, पहली 483, दूसरी 383, तीसरा 255 और चौथा ईस्वी की पहली शताब्दी, ठीक है, ईस्वी की पहली सदी। तो वैश्या सबका काम है, यानी द्वितीय बौद्ध संगीति 383 में वैशाली में सभा कामी की अध्यक्षता में। और राजा था भाई कालाशोक। कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का अगला और सबसे योग्य शासक था, कालाशोक। तो कौन सा होगा आंसर, कालाशोक। कह रहा है राजा महाराजा आए, वैश्या सबका काम है। वैशाली सभा कामी अध्यक्ष थे, और किसके शासनकाल में हुआ, कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक कौन था, ये भाई शिशुनाग वंश का दूसरा और सबसे योग्य शासक था। शिशुनाग वंश के फाउंडर थे शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद उनका उत्तराधिकारी बना कालाशोक। कालाशोक नाम सुने हैं, बिल्कुल सुने होंगे। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था, बताइए भाई। गोदावरी नदी के तट पर जो था वो स्थित महाजनपद था, वो अश्मक महाजनपद था। बताइए, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद। अशोक ने कौन सा महाजनपद नहीं जीत पाया, तो कलिंग महाजनपद। समझ रहे हैं ना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा है, अश्मक महाजनपद, ठीक है। हाँ, चलिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक, अभी तो चर्चा हो रहा था भाई, पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन है, बताइए। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। पाटलिपुत्र की स्थापना
मगध साम्राज्य के संस्थापक थे बिंबिसार, उसके बाद उनका बेटा अजातशत्रु, लेकिन पाटलिपुत्र के जो फाउंडर थे वो थे उदयन। देखिए पहले हर्यक वंश में आया बिंबिसार, ठीक है ना, बिंबिसार, बिंबिसार के बाद उसका बेटा आया अजातशत्रु, ठीक है, अजातशत्रु। लेकिन फाइनली जो पाटलिपुत्र है, अजातशत्रु के बाद उनका बेटा आया उदयन, उदयन, और इसी ने पाटलिपुत्र कहिए या पाटलिग्राम की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र नहीं कहेंगे, पाटलिग्राम कहेंगे भाई, ठीक है, पाटलिपुत्र लिख दिया। आंसर क्या होगा, उदयन के द्वारा पाटलिग्राम की, पाटलिपुत्र ही कह सकते हो चलेगा, पाटलिपुत्र या पाटलिग्राम की स्थापना की। बहुत बेहतरीन प्रश्न, शानदार प्रश्न है ये। 28 सवाल और पूरा एकदम पूरा 16 महाजनपद को एकदम निचोड़ के रख देंगे आपके लिए, ठीक है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? निरियाकस, एंटियोकटस, डायमेकस आया था, ठीक है, अरिस्टोबुल्स, ये सब आया था। हमको लग रहा है निरियाकस नहीं आया था, आई थिंक, मेरे हिसाब से नहीं, डायमेकस नहीं आया था, निरियाकस भी आया था, एंटियोकस आया था, निरियाकस आया था, अरिस्टोबुल्स, हाँ डायमेकस, ठीक है ना। ये जो है ये नहीं आया था भाई, ठीक है। सिकंदर जो है वो भारत में इसका आगमन हुआ था 325 ईसा पूर्व में, इसका भारत में इसका आगमन हुआ था अप्रोक्स, ठीक है, 325-26 में हुआ था। और अपनी एक बहुत बड़ी विशाल सेना लेकर आया था, किस पर आक्रमण करने? नंद वंश पर आक्रमण करने, समझ रहे हैं ना। लेकिन जब आया तो पता चला कि उस समय जो है वो तो लौट गया, आक्रमण किया ही नहीं। फिर आया कौन? कुछ साल बाद आया उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर, और सेल्यूकस निकेटर आया नंद वंश पर आक्रमण करने। पता चला यहाँ मौर्य वंश की स्थापना हो चुकी है, चंद्रगुप्त मौर्य आ चुके हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया तो संधि करना पड़ा सेल्यूकस निकेटर को। अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम था कार्नेलिया, कार्नेलिया की शादी करना पड़ा। हाइडेस्पिज का युद्ध हुआ था जी, ठीक है, हाँ। चलिए, तो कार्नेलिया की शादी किसके साथ हुई थी? सेल्यूकस निकेटर के, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। उसी में मेगास्थनीज को भेजा गया, जिसके द्वारा इंडिका पुस्तक लिखा। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने अपने राजदूत को रहने दिया, ताकि उसकी बेटी जो थी ना, सेल्यूकस निकेटर की बेटी कार्नेलिया, उसको हिंदी नहीं आता था, समझ रहे हैं ना। तो एक हेल्पर के रूप में मेगास्थनीज रहा, और देखिए मेगास्थनीज रहा तो माहौल फाड़ दिया, पूरा इंडिका पुस्तक लिख दिया भाई, ठीक है। तो प्रश्न पूछेगा, मेगास्थनीज, इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज कहाँ से आया था? ठीक है, वही यूरोप से, उधर से ही। किसके साथ आया था? क्या कहेंगे, सेल्यूकस निकेटर के साथ। कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किस लिए रुका? उसकी पुत्री कार्नेलिया की शादी हो गई चंद्रगुप्त मौर्य से, तो समझिए एक तरह से राजदूत के रूप में रह गया। उज्जैन का प्राचीनतम नाम बताइएगा, उज्जैन का प्राचीनतम नाम बताइएगा। तो उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो अवंती था, अवंती उज्जैन, ठीक है। पहले अवंती बोला जाता था, बाद में इसका नाम उज्जैन हो गया, ठीक है। आगे बढ़े, बिल्कुल मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, एक एक सवाल अच्छे ढंग से समझिएगा। चलिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाइएगा, बताइएगा फटाफट क्या होगा। थोड़ा मैं साइज छोटा कर दूं, ठीक है बंधु। देखिए, अवंती के राजा थे चंद्र प्रदोत, एक वैद्य थे, ठीक है। यहां राजा थे, अवंती के राजा जो थे वो चंद्र प्रदोत थे, बड़े बिल्कुल। उज्जैन भाई अभी अभी हम पढ़े, मगध साम्राज्य में मगध के राजा थे उज्जैन। प्रसेनजीत, कौशल देश के राजा थे प्रसेनजीत, कौशल देश के। और अजात शत्रु, गड़बड़ तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, उज्जैन हो जाएगा। अच्छा, उज्जैन को जो है ना वत्स दिया गया था शुरू में, उज्जैन को शुरू में कहाँ दिया गया था? वत्स के राजा के रूप में इनको बनाया गया था, वही मुझे लग रहा था, ठीक है। और अजात शत्रु थे मगध के राजा, ठीक है ना, हाँ। तो आई थिंक 1 का 3, 2 का 2, 3 का 4, 4 का 1, आई थिंक मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। अजात शत्रु थे ना मगध के, तो मेन राजा अजात शत्रु थे। अजात शत्रु की हत्या उज्जैन ने कर दी, उनको वत्स का एरिया मिला था, और अजात शत्रु की हत्या उज्जैन ने कर दी, ठीक है। उसके बाद गद्दी पर खुद बैठ गया मगध के गद्दी पर कौन बैठ गया? उज्जैन। और उज्जैन जैसे गद्दी पर बैठा, उज्जैन कौन था? अजात शत्रु का बेटा ही तो था। और जैसे ही उज्जैन गद्दी पर बैठा, उसने पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी, पाटलिग्राम की स्थापना कर दी।
पाटलिपुत्र को किस शासक के सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, बताइएगा। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो याद रखिएगा, जैसे ही मौर्य वंश की स्थापना हुई, जैसे ही चंद्रगुप्त मौर्य आए, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि अब हम राजधानी राजगीर नहीं रखेंगे, राजगिरी नहीं रखेंगे, पाटलिपुत्र रखेंगे, पटना रखेंगे। बड़ा बेहतरीन सवाल है ये जी, ठीक है। चंद्रगुप्त देखिए, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अपनी राजधानी, राज्य की, किसी शहर की स्थापना करना अलग बात है, उसको अपनी राजधानी बनाना वो अलग बात है। तो आपसे पूछा गया है क्या, अगर पूछा जाए कि पाटलिपुत्र के फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के फाउंडर उदयन थे। उदयन अजात शत्रु के पुत्र और बिंबिसार का पोता था, सीधा सीधा बात करेंगे। लेकिन कह रहा है सवाल, पाटलिपुत्र को किस, देखिए अखंड भारत का राजा माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। आगे पढ़िएगा जब इतिहास को। आप हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया गया है मेरे थ्रू। आप एक बार देखिए ना, यूट्यूब पर आए हैं ना, आप बगल में देखिए प्लेलिस्ट होगा या कोर्स का सेक्शन होगा, आप वहां जाइए, आपको पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ाया होगा, प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। आप एक एक कर करके पूरा लेक्चर देखिए, आपको क्वालिटी दिखेगा। प्लेलिस्ट में आपको मिडाइबल का भी प्लेलिस्ट बना हुआ होगा। हम पूरा एंशिएंट, मिडाइबल, मॉडर्न, वर्ल्ड सब पढ़ाएंगे, मेरा वादा है। एंशिएंट भी, मिडाइबल भी, मॉडर्न भी और वर्ल्ड भी, चारों हिस्ट्री पढ़ाएंगे, नो डाउट, ठीक है। बस बने रहिए आप हमारे साथ। तो कह रहे हैं पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे? तो याद रखिएगा कि सिकंदर, ठीक है, यूनान का राजा था सिकंदर, और ये जब भारत पर आक्रमण करने आया था ना, तो उस समय नंद वंश का शासनकाल था, और नंद वंश में महापद्मनंद नहीं, घनानंद थे उस समय, समझ रहे हैं ना। सेल्यूकस निकेटर तो बाद में आया जब सिकंदर लौट गया, ठीक है ना, वो तो बोला कि भाई हमको, ठीक है ना, हाँ, अपने बेटी के कारण। सेल्यूकस निकेटर तो 305 ईसा पूर्व में आया था, सिकंदर तो 325 में आ गया, 20 साल बाद आया था सेल्यूकस निकेटर, समझ रहे हैं ना। तो सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से मगध का वो कौन सा राजा था जिसने सिकंदर महान के समकालीन था? तो घनानंद, यानी क्लियर है कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने आया था तो उस समय मौर्य वंश नहीं था, उस समय नंद वंश था, और नंद वंश के राजा घनानंद थे गद्दी पे, ठीक है ना। वो अलग बात है कि व्यास नदी में बहुत अधिक बाढ़ आने की वजह से, व्यास नदी का जो बहाव था वो बहुत तेज होने की वजह से सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। व्यास नदी को प्राचीन काल में विपाशा बोला जाता था, तो सिकंदर की सेना ने कहा कि नहीं, हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे, और मगध साम्राज्य के व्यक्तियों के द्वारा ये अफवाह फैला दिया कि व्यास नदी एक श्रापित नदी है, अगर आप उसको पार करेंगे तो आप रोग ग्रसित हो जाएंगे। उस कारण से भी नहीं पार कर पाए, तो इसीलिए सिकंदर की सेना लौट गई लड़ाई इसके। तो सिकंदर महान जो था वो घनानंद के समकालीन था, नंद वंश के समकालीन था। समकालीन मतलब दोनों का टाइम टेबल सेम था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? याद रखिए, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हुआ, यानी उस समय ऋग वैदिक काल खत्म होकर उत्तर वैदिक काल अपने चरम सीमा पर था, मतलब उत्तर वैदिक काल भी खत्म होने वाला था। तो उस समय जो है लोहे की खोज हुई थी, और लोहे का मगध में एक बहुत बड़ा विशाल भंडार था, और इसी कारण से ये जो लड़ाई झगड़ा मारपीट कर्म कांड हुआ, किसकी वजह से हुआ? लोहे के। अभी अब जब लड़ाई, बताओ, आदमी मुक्का से कितना लड़ेगा? औजार हथियार रहेगा तब ना भाई, पत्थर से कितना हथियार बनेगा? तो इसीलिए कहा गया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में किसका विशाल भंडार था? तो लोहे का विशाल भंडार था, और यहीं से लौह युग की शुरुआत हुई और एकदम 16 महाजनपदों में विभाजन हो गया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, बताइएगा सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बढ़िया। चेदी वंश की राजधानी जो थी वो सुक्तिमती थी, ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती जो है वो राजधानी थी चेदी की, बहुत बढ़िया सवाल है। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? मगध का उत्थान बिंबिसार के द्वारा। बिंदुसार तो मौर्य वंश में आएगा। मगध के संस्थापक के रूप में कौन थे? बिंबिसार। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी? पहले बिंबिसार, फिर अजातशत्रु, और फिर उदयन, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, चलते रह गया वैसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? देखिए, मगध साम्राज्य की राजधानी गिरिब्रज रहा क्योंकि राजगीर है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, पटना बिल्कुल रहा। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र बनाया गया, नहीं उदयन के द्वारा नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और ये सब तो उसी के द्वारा, बिंबिसार के द्वारा। ये नहीं रहा, कौशाम्बी नहीं रहा जी, ठीक है, ये वत्स की राजधानी थी।
वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कहां की थी? वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। अगला सवाल, निम्नलिखित राजवंशों का कह रहा है निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम से मतलब पहले कौन आया? पहले आया था भाई हर्यक वंश, पहले आया हर्यक वंश, हर्यक के बाद आया शिशुनाग वंश, याद रखिएगा, हर्यक वंश फिर शिशुनाग वंश, उसके बाद आया नंद वंश और नंद वंश का अंत करके आया मौर्य वंश। बस ऐसे समझना, हर्यक वंश, शिशुनाग, नंद, मौर्य। हर्यक 4, 4 के बाद 2, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, 20 का पहला आंसर 4 2 1 3। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम कम क्वेश्चन लेकर आते हैं। आप भी सोचते होंगे ना सर इतना कम क्वेश्चन क्यों लाते हैं एक टॉपिक पर? भाई लाने का तो हम एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन, मगध साम्राज्य ये 16 महाजनपद से 150-200 क्वेश्चन से कम बनेगा, लेकिन क्या फायदा? बस एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में हिट करेगा। आप पढ़ के जाइए ना, कहा गया प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। महाभाष्य लिखा है किसके द्वारा? महाभाष्य के लेखक कौन है बताइए? महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि साहब। महाभाष्य के लेखक किनके द्वारा? पतंजलि साहब के द्वारा। किनके द्वारा? पतंजलि साहब के द्वारा। अगला, अजात शत्रु के वंश का, अजात शत्रु का उपनाम कुणिक है। अजात शत्रु यानी हर्यक वंश, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार, बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु का बेटा उदयन। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग के वंश के संस्थापक शिशुनाग, शिशुनाग के बाद कालाशोक, कालाशोक के बाद फिर नंद वंश आ गया, नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद, फिर घनानंद, घनानंद के बाद आ गया कौन सा? मौर्य वंश, संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ऐसे करते चलिए। मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार जो हुआ है ये आपको बताना है। तो याद रखिए जब मालवा क्षेत्र जब हुआ था ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आ गया था, और शिशुनाग वंश में शायद उस समय राजा कालाशोक था, कालाशोक ने मालवा पर अधिकार किया था। तो आई थिंक मेरे हिसाब से हमारा आंसर शिशुनाग होगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। शिशुनाग वंश आ गया था और उस समय शासक कौन था? कालाशोक। तो कह रहा है मालवा क्षेत्र में मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग वंश के शासनकाल में। ठीक है, शिशुनाग कौन वंश के बाद आया था? हर्यक के बाद आया था शिशुनाग। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश, देखिए नंद वंश के अंतिम राजा थे घनानंद, और घनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने करके एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है ना? हाँ, मौर्य वंश, समझिएगा मेरे। देखिए नंद वंश जो थे वो ब्राह्मण जाति से, और ये लोग जो है शूद्र थे, समझ रहे हैं ना? 4 ही जाति ना, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, वैश्य थे सॉरी। ठीक है ना? हाँ, 24 का आंसर ये हो जाए। राजा नंद का उल्लेख करने वाले अभिलेखीय प्रमाण है हाथी गुम्फा विलेख, कलिंग राजा खारवेल। ठीक है, खारवेल का हाथी गुम्फा विलेख जो है वो राजा नंद का उल्लेख करता है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, एकदम बेहतरीन प्रश्न है ये आपका। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। बस 2-3 सवाल और है, क्योंकि 28 सवाल ही, जितना हम थंबनेल में लिखते हैं बस उतना ही लेकर आते हैं, और उतना ही पढ़ के आप जाइए ना, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध जीवक किसके दरबार में थे? किसके दरबार से संबंधित थे? तो हमको लग रहा है जीवक जो थे चंड प्रदोष जो थे वो बिंबिसार के दरबार में थे, हमको लग रहा है। हाँ, जीवक का नाम था चंद प्रदोष। बताओ, ये जीवक का नाम दे दिया भाई, ये थोड़ी पूछ रहा है जीवक का नाम, किस राजा के समकालीन थे वो जीवक? तो अवंती के ये हर्यक वंश के राजा थे बिंबिसार। ठीक है, इसने चंद्र प्रदोत को भेजा था अवंती के राजा को ठीक करने के लिए, और कर दिए थे, और इसलिए अवंती को कहाँ मिला लिया? मगध साम्राज्य में मिला लिया। चलिए, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी कहां थी? हाँ, वत्स की कौशाम्बी, अंग की चंपा, वत्स की कौशाम्बी, अंग की चंपा। ठीक है, अगला और आखिरी प्रश्न इस सेशन का, सूची और 1 और 2 को, कुरु महाजनपद की राजधानी, ये महाजनपद है, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, कौशल की श्रावस्ती, वत्स की कौशाम्बी, तो पांचाल का यही बचाएगा ना, अच्छित्र। ठीक है, तो आप प्रश्न को क्या मारेंगे आंसर? 1 का डी, 2 का 3, 3 का 1, 4 का 2। करेक्ट आंसर डी होगा। यानी 28 का 28 सवाल हम लोगों ने कर दिया,
और आज का सेशन बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, बहुत मजा आया होगा। एक और बेहतरीन सेशन हम बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट जरूर करिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है इस चैनल को। ड्रीम जीएस एकेडमी में आप चाहते हैं कि अगर आपको रेगुलर क्लासेस मिले, इसी तरह की वीडियो, अच्छी अच्छी वीडियोस मिलते रहे, तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप नए स्टूडेंट हैं। और जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे आपको उतना बेहतर यहाँ पर हम आपके लिए करके देंगे। बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ, एक अच्छे सेशन के साथ हमारी मुलाकात होगी। ओके।